पोस्ट इंडिपेंडेंस की क्लास थर्ड आज है, ठीक है। और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट अगर हम बात करें नेहरू इरा। नेहरू इरा में हमने अभी तक देखो क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, ठीक है। हमने 1857 से लेकर 1947 तक भी प्रॉपर पूरा क्रोनोलॉजी में डिस्कस की थी हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री है। देर आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस की जो हिस्ट्री है इसको भी जो है वो हम क्रोनोलॉजी पर लेकर चल रहे हैं और हर इवेंट को जो है वो इन डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। हमने सबसे पहले 1947 में जो एक्ट हुआ था उसके बारे में बात करी थी। देर आफ्टर हमने जो है वो 1947 से लेकर 1951 के बीच में या 56 तक जितने भी इवेंट हुए, जिसमें सबसे बड़ा इवेंट रहता है स्टेट्स को किस तरह से रीऑर्गेनाइज किया जाए, तो उसमें हमने सभी स्टेट्स को लाइक भोपाल, जूनागढ़, जोधपुर, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, इन सब के बारे में पढ़ा। तो आज हम हमारा जो मेन टारगेट रहेगा नेहरू इरा के रिगार्डिंग ही, एक तो हम नेहरू की फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, दूसरा हम डिस्कस करेंगे जो वॉर्स इमीडिएटली हो रखी है, प्लस साथ के साथ में ये भी टारगेट रहेगा कि अदर कौन सा इवेंट हुआ है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, और वो क्वेश्चन है कि यूजीसी, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वो कौन से ईयर में बना है? यूजीसी कब एस्टेब्लिश हुआ है? 1953। और कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनाया गया था? राधा कृष्णन। अब देखो सबसे, हाँ जी, चेयरमैन भी तो वही थे ना? हाँ जी चेयरमैन भी सब वही थे ना? मैम आवाज़ क्लियर नहीं है आपकी। तो चेयरमैन भी वही थे ना? हाँ हाँ, चेयरमैन भी वही थे, ठीक है। तो अब देखो जो ये नेहरू इरा है, ठीक है, 1951 से लेकर 1964 तक, ठीक है, 1951 से लेकर 1964 तक, हमने ना इसके बारे में डिटेल में एक बार और पढ़ना है। कैसे? देखो, क्योंकि क्या होता है जब आप मेंस में लिखने लगते हो ना, तो आपको क्या है कि एक एक बेस बनता है आंसर लिखने के लिए, कि पॉइंट अगर आप कोई पॉइंट लिख रहे हो तो आप समझ के साथ, एग्जाम्पल के साथ उसको ऐड कर रहे हो। तो जब हम आज़ाद हुए, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स आए कि कैसे जो है वो ग्रो करना है, कैसे डेवलप करना है। तो फिर फाइनली डिसाइड किया गया कि 5 ईयर प्लान सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे। यानी कि प्लानिंग कमीशन को पहले 1950 में बना दिया गया था, उसके बाद जो है वो प्लानिंग कमीशन ने डिसाइड किया कि 5 साल की प्लानिंग करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही फिर जो है वो हमारी सरकार जो है 5 वर्ष काम करेगी। तो पहला जो प्लान रहता है वो 1951 से लेकर 56 तक रहता है। इसमें अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट हमने जितना टारगेट किया था हमने उससे ज़्यादा थोड़ा सा अचीव किया, तो ये हमारे लिए वन ऑफ द अचीवमेंट थी। प्लस जो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान था इसमें हमने सभी सेक्टर पर फोकस किया। हमने एग्रीकल्चर की बात करी, तो जब हमने यहाँ पर एग्रीकल्चर की बात की थी ना, तो हमने ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया। हमने जो है वो भूदान मूवमेंट का जो फर्स्ट फेज रहती है उसको हमने यहाँ पर देखा कि ज़मींदारी सिस्टम जब अबॉलिश हुई तो ऑलमोस्ट क्या रहता है कि पीजेंट्स जो है वो मालिक बनने लगे ज़मीनों के। फिर पीजेंट्स यानी कि फार्मर्स के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, तो थोड़ी बहुत जो है वो यहाँ पे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट देखी गई। प्लस उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा फोकस किया हैवी इंडस्ट्री की तरफ भी। लेकिन उसके बाद जो सेकंड 5 ईयर प्लान रहता है 1956 से लेकर 1961 तक, इसमें हमें यह क्लियर हो गया था कि हमें ना एग्रीकल्चर अगर करना है तो उसके लिए हमारे पास कैपिटल गुड्स होने बहुत ज़रूरी है, यानी कि बड़ी बड़ी मशीनें होनी बड़ी ज़रूरी है। तो इसलिए हमने सेकंड 5 ईयर प्लान में जो फोकस किया था वो हैवी इंडस्ट्रीज़ की तरफ। और ये ना एग्जाम में पूछा गया है, जो 5 ईयर प्लान है ना, 12 5 ईयर प्लान जितने भी रहते हैं इनको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखना जो आपका सेकंड 5 ईयर प्लान था इसमें हमने फोकस किया था हैवी इंडस्ट्रीज की तरफ। देन उसके बाद 1961 से लेकर 66 तक जो है वो थर्ड 5 ईयर प्लान रहता है। ये जो 5 ईयर प्लान है इसमें पूरे क्राइसिस रहे हैं। अगर हम बात करें तो 1962 में जो है वो चाइना के साथ हमारे युद्ध हो गया, लड़ाई हो गई। प्लस उसके बाद 1965 में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के साथ। तो 2 लड़ाइयाँ जो है वो इस 5 ईयर प्लान में देखी गई है, और ऊपर से एग्रीकल्चरल स्ट्रेस भी था, क्राइसिस भी थे, और 2 वॉर्स। तो इसकी वजह से ये कहा जाता है कि ये जो थर्ड ईयर जो प्लान था ये इतना जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो देखो नेहरू की फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करेंगे डायरेक्ट, ठीक है, टू द पॉइंट ही डिस्कस करते हैं नेहरू की पॉलिसी, क्योंकि देखो प्लान्स वगैरह हम ऑलरेडी पूरे डिस्कस कर चुके हैं। तो नेहरू के बारे में सबसे पहले तो याद रखना कि नेहरू जो है, पंडित नेहरू जी, वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, लेकिन उन्होंने देश के लिए ऐसा नहीं सोचा कि देश को पूरा जो है वो सोशलिस्ट ही बना देना। हमने क्या किया है कि मिक्स डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को फॉलो किया है। तो याद रखना कि भारत में जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ये भारत में जो सोशलिज्म का टाइप है दैट इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इसको लिख लो कि इंडिया में क्या है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, यानी कि सब कुछ यहाँ पर जो है वो लोगों का है। अगर कोई अमीर पर्सन है तो उसका भी जो है वो भारत में उतना ही शेयर है जितना कि एक गरीब पर्सन का। और इससे ये हमें कहाँ से क्लियर होता है? वोटिंग से, कि वोट डालने का अधिकार सबको इक्वल है।
तो ये जो नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी थी, अब क्यों फॉरेन पॉलिसी थी नेहरू जी की, तो नेहरू जी ने एक बार कहा था कि वो देश इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता जब तक वो अपने फॉरेन रिलेशंस को इंडिपेंडेंटली हैंडल ना करे। मतलब कोई भी फॉरेन आउटर इन्फ्लुएंस होनी ही नहीं चाहिए अगर जो है वो हम ये कहते हैं कि हम वी आर इंडिपेंडेंट। और इसका एक कॉमन एग्जाम्पल भी रहता है, जब हमने बात करी थी कि संविधान बनाना है तो फिर नेहरू जी ने ये कहा था कि संविधान बनाएंगे लेकिन आउटर इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए उसमें। तो जो इनकी पॉलिसी थी फॉरेन पॉलिसी, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर रहते हैं जिनके ऊपर उन्होंने फोकस किया। पहला इन्होंने बात करी म्यूचुअल रिस्पेक्ट। अगर हम किसी कंट्री के साथ बायलेटरल रिलेशंस बना रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, म्यूचुअली जो है वो उनके जो भी डिसीजंस रहते हैं उनको रिस्पेक्ट देंगे। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की इन्होंने बात करी, प्लस इन्होंने कहा कि कोई भी ऐसे हैवी आर्म्स वगैरह इन ये सब नहीं होने चाहिए जो कि लड़ाई का जो है वो जड़ बने। यानी कि ऐसा नहीं रखेंगे कि अगर उसने जो है वो फाइटर जेट खरीदे तो मैं भी खरीद लूँ, जरूरी नहीं है। तो इन्होंने कहा कि पीसफुली कोएग्जिस्टेंस करेंगे, प्लस नॉन अलाइन करेंगे। नॉन अलाइन का मतलब हमारा लेना देना नहीं है किसी के साथ, नहीं, दो आपस में लड़ रहे हैं लड़ते रहे, हम ये कोशिश करेंगे कि हो सके उनके बीच में बातचीत करवा दे और मैटर सॉल्व करवा दे, लेकिन हम एक दूसरे मतलब एक पर्सन को दूसरे के सपोर्ट नहीं करेंगे, हम अपनी डेवलपमेंट पर फोकस करेंगे। साथ में इन्होंने कहा कि रीजनल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। इनकी जो फॉरेन पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था दैट इज रीजनल डेवलपमेंट। रीजनल डेवलपमेंट मतलब कैसे, अगर भारत को ग्रो करना है तो भारत तभी ग्रो कर सकता है अगर भारत के आसपास का एरिया भी ग्रो करेगा। अगर आसपास का, जैसे मान लीजिए बांग्लादेश है, तो अगर बांग्लादेश डेवलप हो रहा है तो डेफिनेटली क्या है कि बांग्लादेश में भी ट्रेड एंड कॉमर्स, बांग्लादेश में कुछ सामान बनेगा तो भारत में बिकेगा, और अगर भारत में कुछ बन रहा है तो वो बांग्लादेश में बिकेगा, तो बांग्लादेश में तभी उसको खरीदेंगे ना वहां के लोग, जब वहां के लोगों के पास पैसा होगा। तो इसलिए इन्होंने कहा कि रीजनल डेवलपमेंट का होना बहुत जरूरी है, प्लस पीपल टू पीपल कॉपरेशन या कनेक्शन ये भी बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर हम बात करें साउथ एशिया, तो साउथ एशिया में बुद्धिज्म और जैनिज्म के थ्रू एंशियंट मेडिवल टाइम से लोग आपस में कनेक्टेड है। देन मेडिवल मॉडर्न में भी अगर हम बात करें, मॉडर्न में कॉलोनिज्म के थ्रू, ठीक है, और एंशियंट मेडिवल में बुद्धिज्म और जैनिज्म यानी कि रिलीजन के थ्रू। तो ये पीपल टू पीपल कनेक्शन जो कॉपरेशन है इस ये होना बहुत जरूरी है, ताकि अगर हम दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वहां हमें रिस्पेक्ट, लव ये सब मिले। साथ में इन्होंने कहा कि जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसको रिस्पेक्ट देना हर कंट्री के। जैसे अगर चाइना का जो फ्रीडम स्ट्रगल रहा है अगेंस्ट द जापान, क्योंकि चाइना ने भी एक लॉन्ग हिस्ट्री है उनके इंपेरियलिज्म के अगेंस्ट, तो उन्होंने जो स्ट्रगल किया इंडिया ने उसको रिस्पेक्ट करी। तो ये उन्होंने कहा कि सबका जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो जैसे भी फ्रंट पर है, चाहे वो एक्टिव वायलेंस है, चाहे वो पैसिव वायलेंस है, कुछ भी है, ठीक है, और जो हमने वॉर, जो हमारे चैलेंजेस है, जो हमारे कॉमन चैलेंजेस है, उनके अगेंस्ट जो है वो हमें डिसीजंस लेने हैं, ये सभी जो है वो नेहरू जी ने फॉरेन पॉलिसी जो उनकी थी उसमें जो है वो कहा। प्लस साथ में इन्होंने कहा कि जो डीकॉलोनाइजेशन है, डीकॉलोनाइजेशन मतलब जैसे पहले कॉलोनीज ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, यूरोपियन कंट्रीज ने क्या किया था कि डिफरेंट जगह में जाकर, हर कॉन्टिनेंट में जाकर कॉलोनीज बनानी शुरू कर दी थी कि ये जो है वो हमारा एरिया है। तो नेहरू जी ने कहा कि ये नहीं चलेगा भाई, अभी ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसका एक कॉमन सा एग्जाम्पल रहता है कि इंडोनेशिया डच की कॉलोनी थी, इंडोनेशिया डच की कॉलोनी थी, तो जब वो छोड़कर चले गए ना एक बार, तो उन्होंने दोबारा कोशिश करी कि इंडोनेशिया को दोबारा से कॉलोनी बना लिया जाए, लेकिन नेहरू जी या उस टाइम की जो भारत सरकार थी उन्होंने कंडेम्ड किया इस डिसीजन को, और जो इंडोनेशिया की जो नेशनल गवर्नमेंट थी उसको सपोर्ट किया। तो यहाँ पर कहा जाता है कि एशिया, अफ्रीका और जो लेटिन अमेरिका, जहाँ पर जो है वो यूरोपियंस की कॉलोनीज थी, इन्होंने डिमांड करी, इन्होंने कहा कि उनको जो है वो क्या होना चाहिए, डीकॉलोनाइज होना चाहिए, ठीक है, ताकि वहाँ पर भी एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन सके, यह कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बन सके। तो ये फोकस था उनका, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी थी उसके अंडर। अब देखो नेक्स्ट हम सब बात करते हैं यहाँ पे कि इनके एक फॉरेन पॉलिसी में एक और कॉन्सेप्ट आता है दैट इज पंचशील प्रिंसिपल। पंचशील में 5 प्रिंसिपल है, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल्स थे इनका जो मेन टारगेट था वो था इंटरनेशनल पीस को बनाए रखना। मतलब आप किसी कंट्री से बात कर रहे हो, आप किसी कंट्री से जो है वो बायलेटरली जुड़ रहे हो, तो उनके लिए क्या जो है वो 5 जो है वो बेसिक जो है वो प्रिंसिपल्स होंगे। तो पहला रहता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट। कौन कौन से ग्राउंड्स पर, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी। टेरिटोरियल मतलब आपका एरिया, ठीक है भाई, चाइना को कह दिया तेरा एरिया जितना है, ठीक है, ओके एक्सेप्टेड। इवन लाइक कि चाइना ने अगर तिब्बत को जो है वो तिब्बत पे जो है वो कंट्रोल कर लिया तो इंडिया ने उसको एक्सेप्ट किया। इंडिया ने कहा ठीक है, अगर आप चाहते हो, ऐसा आपको लगता है कि तिब्बत के लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो ओके, हमें कोई इशू नहीं है। सॉवरेनिटी मतलब जैसे कि बांग्लादेश,
1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई, उसके बाद बांग्लादेश एक अलग जो है वो कंट्री बना, तो वी एक्सेप्टेड, हमने इसको रिस्पेक्ट दी, हमने बांग्लादेश को जो है वो अपने अंडर कंट्रोल में नहीं लिया, ठीक है। तो ये पंचशील प्रिंसिपल के अंडर जो है वो आता है। देन उसके बाद म्यूचुअल नॉन अग्रेशन, हम किसी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। अगर ये रहता है कि बांग्लादेश को हमने आज़ाद करवाया, ठीक है, अगर कोई मानते हैं कि आज़ाद करवाया तो ओके करवाया, ठीक है, लेकिन हमने उसको जो है वो एनेक्स नहीं कर लिया, तब हमारे में और किसी और में क्या फ़र्क रह जाता। तो हमने कहा कि हम म्यूचुअली रिस्पेक्ट करेंगे, प्लस साथ में उसके बाद हम इंटरफेयर भी नहीं करेंगे। तो आज भी हम नहीं इंटरफेयर करते, वहाँ पे कोई भी चैलेंजेस रहते हैं तो हम ये नहीं कहते भाई हमने तुम्हें आज़ाद करवाया था तो हमारी बात नहीं मान रहे हो। हम ये कहते हैं कि ठीक है आपके इंटरनल मैटर है, आप उसको सॉल्व कर लो। लाइक अगर हम बात करें म्यांमार, तो म्यांमार मिलिट्री क्राइसिस चल रहे हैं, इंडिया वॉज इन फेवर ऑफ पीस, इंडिया पहले भी पीस के फेवर में था, इंडिया इज इन फेवर ऑफ पीस, हमेशा से पीस के फेवर में रहेगा, लेकिन हम इंटरफेयर नहीं करते। अगर रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया है अभी, ठीक है, रशिया इन्वेड्स यूक्रेन, ठीक है, वॉर चल रखी है उनके बीच में, तो भाई रशिया को हमने सलाह नहीं दी, वो उनका पर्सनल मैटर है। हमने क्या कहा वहां जाके, हमने कहा कि वी आर इन साइड ऑफ पीस, हम शांति की तरफ है। हमने ये कहा कि लड़ाई जरूरी नहीं है, डिप्लोमेटिकली इशू सॉल्व किए जा सकते हैं, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि वॉर रोक दो। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम पे अगर हम बात करें, ये सोसाइटी में भी इंपॉर्टेंट है और दो कंट्रीज के बीच में भी इंपॉर्टेंट है। प्लस पीसफुली कोएग्जिस्टेंस, हमने कहा कि हमें शांति प्रिय है तो हम चाहते हैं कि सभी शांति प्रिय रहे, मतलब पीसफुली। जैसे भूटान है, अब जैसे कि जब चाइना ने तिब्बत को एनेक्स किया ना, तो उस टाइम पे हमने भी भूटान के साथ दोस्ती कर ली थी, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। तो भूटान ने पूछ लिया इंडिया से कि सर एनेक्स तो नहीं कर लोगे, कहता नहीं नहीं यार आप मस्त रहो वहाँ पे, टेंशन मत लो, आप अपने आराम से रहो, हम आपको तंग नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। सिमिलर विद नेपाल, अभी अभी नेपाल थोड़ा चाइना के बहकावे में आ गया, बट लेकिन उस टाइम पे अगर हम बात करें जब हमारी नेपाल के साथ दोस्ती हुई, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसको पूरा प्रॉपर, तो नेपाल को भी लगा कि यार हो सकता है भारत भी भाई कहीं स्टेट ही ना बना दे। तो हमने कहा कि नहीं आप शांति रहो, आप छोटे से देश हो, आप ठीक है एज अ बफर आप हम आपको रख रहे हैं, आप आराम से रहो। तो ये पूरी कहानी रहती है। प्लस एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि जब ये वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी, ठीक है, वैसे तो उसको वर्ल्ड वॉर 1 से लिंक करते हैं पहले, सबसे पहले जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी ना, तो उस टाइम पे एक यूएसए बना था, सबसे पावरफुल कंट्री बनी थी यूएसए। यूएस एंट्री नहीं कर रहा था, 1917 में एंट्री करी यूएस ने और 1918 में वॉर खत्म। उससे पहले ये भाई साहब क्या कर रहे थे, सबको वेपन्स प्रोवाइड कर रहे थे। इन्होंने कहा यार लड़ रहे हो, लो यार मेरे से वेपन लो, एडवांस वेपन लो, ऐसे मत उधर जाके अगर मारना है ना आपको तो वेपन, एडवांस वेपन लेकर जाओ। तो ये भाई साहब वेपन बेच रहे थे, और वेपन जब बेच के इन्होंने हथियार इतने बेचे हैं कि ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी स्ट्रांग बन गई। लेकिन 1930 में ये हो गई क्रैश, यानी कि कैपिटलिस्ट हो गए क्रैश, और उसी टाइम से फिर सोशलिस्ट जो है वो शुरू हो जाते हैं राइज करना। यानी कि कैपिटलिस्ट मतलब मार्केट जो है वो बिजनेसमैन के कंट्रोल में है, सोशलिज्म मतलब या सोशलिस्ट जो अगर हम बात करें इकोनॉमी, तो मार्केट जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में, गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रिक्टली पूरा जो है वो ध्यान रख रही है। अब हुआ क्या कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे 2 कंट्रीज राइज करती है, एक होती है यूएसए, ठीक है, और एक होती है यूएसएसआर, यानी कि सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म, और इन दोनों के बीच में शुरू हो जाती है कोल्ड वॉर। अब ये जो कोल्ड वॉर शुरू हुई, ठीक है, इसमें 2 ब्लॉक बन गए, एक यूएसए की तरफ, एक यूएसएसआर की तरफ। तो भारत ने कहा कि वी आर थर्ड वर्ल्ड, हम क्या रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, हम ना तो यूएस को सपोर्ट करेंगे और ना तो हम क्या करेंगे, यूएसएसआर को सपोर्ट करेंगे। और इसमें फिर जो रिजल्ट रहता है वो रहता है नाम, नॉन अलाइन मूवमेंट, नॉन अलाइन मूवमेंट। अभी प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें तो 120 सिग्नेटरीज है इसके, और आई थिंक शायद 104 के अराउंड जो मेंबर्स है इसमें। लेटेस्ट मेंबर कौन बना है ये हम बहुत बार करंट में डिस्कस कर चुके हैं, और ये लर्न करके रखना। देन उसके बाद नॉन अलाइन मूवमेंट का मतलब क्या हो गया, हम न्यूट्रल रहेंगे। तो इसमें इजिप्ट, याद रखना इजिप्ट, सेकंड उसके बाद इंडोनेशिया, और थर्ड हो गया इंडिया। ये 3 इंपॉर्टेंट जो उसके फाउंडिंग मेंबर्स है, और भी है लेकिन जो हमें याद रखने हैं हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इंडोनेशिया और इजिप्ट ये दोनों हमारी जो इनिशियल जो फॉरेन पॉलिसी थी ना उससे लिंक करते हैं डायरेक्ट। देन उसके बाद हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी हमारे नेबर्स के साथ कैसी थी, और प्लस साथ में अगर हम बात करें कि हमने क्या क्या जो है वो इनिशिएटिव्स लिए नेहरू के टाइम पे, तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान, तो हमारे जो रिलेशंस थे ना, एक तो पार्टीशन हो गया था, पार्टीशन की वजह से खराब हो गए थे, तो यहाँ पे ना मिक्स्ड कॉपरेशन चला था, कभी सपोर्ट कर रहे थे कभी नहीं कर रहे थे। लेकिन 2 लड़ाइयाँ हो गई थी, एक 1948 की और एक 1965 की। इवन कश्मीर इशू
जो कि यूनाइटेड नेशंस में चला गया था। कश्मीर रहता ना सिंपल कि राजा हरि सिंह जो है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, तो इंडिया ने कहा कि ठीक है भाई आपकी मर्जी, आपको इंडिपेंडेंट रहना है रह लो, हमें कोई इशू नहीं, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को ज्वाइन मत करना। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई मेरे को तो इंडिपेंडेंट रहना है, लेकिन इंडिया को यह भी पता था कि पाकिस्तान तो नहीं मानेगा। और पाकिस्तान ने क्या किया कि ट्राइबल्स की मदद से, जो लोकल जो ट्राइबल्स थे उनकी सपोर्ट से जाओ कश्मीर पर अटैक कर दिया। राजा हरि सिंह जो थे उस टाइम के, उन्होंने क्या किया, रिक्वेस्ट करी नेहरू जी से कि भाई मुझे हेल्प चाहिए आपकी। तो हेल्प तो नेहरू जी भी करना चाहते थे, पर उन्होंने कहा कि हम तो ऐसे हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि ये तो रूल्स के अगेंस्ट चल जाएगा। तो फाइनली क्या होता है कि फिर ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है अगर हम बात करें, नेहरू जो आपका माउंटबेटन कहते हैं कि आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करना पड़ेगा पहले हरि सिंह को, और फिर फाइनली हरि सिंह क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करते हैं और जम्मू कश्मीर को भारत में ऐड किया जाता है। और देर आफ्टर फिर जो है वो इंडियन ट्रूप्स वहाँ पे जाते हैं और ये जो मैटर रहता है वो एलओसी पर आकर रुक जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर आकर रुक जाता है, और फाइनली मैटर कहाँ चलता है, यूनाइटेड नेशंस में। आज भी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान जो है वो इस इशू को वहाँ पे रेज करता है, और लकीली हमारे सपोर्ट में बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो हमें टेंशन नहीं है कोई नहीं। तो एक तो कश्मीर इशू था, सेकंड जो इशू था दैट इज इंडस वाटर ट्रीटी, 1960 में ट्रीटी हुई थी। और किसने करवाई थी ये इंडस वाटर ट्रीटी? वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है, याद रखना। अब इसको, इसका जो डेट है ना वो भी साथ में याद कर सकते हैं, 19 से याद रखना 19 सितंबर, और 9 से याद रखना सितंबर, और 1960। तो 19 सितंबर 1960 में ट्रीटी हुई थी। इसमें ये डिसाइड किया गया था कि जो वाटर है इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज का, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक ईस्टर्न और दूसरा वेस्टर्न। जो ईस्टर्न है सतलुज, ब्यास, रावी, इसका कंट्रोल रहेगा भारत के पास, और चेनाब, झेलम और इंडस इसका कंट्रोल रहेगा पाकिस्तान के पास, यानी कि किस तरह से पानी मैनेज होगा। देन उसके बाद इंडिया और नेपाल के बीच में अगर हम बात करें तो नेपाल देखो एज एन बफर, सबसे पहले तो याद रखना कि नेपाल जो है, अगर हम नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल ना अगर एवरेजली अगर हम देखें तो चाइना और इंडिया के बीच में एज एन बफर काम करता है, ठीक है, मतलब बफर की तरह है, और इंपॉर्टेंट हिमालयन स्टेट है, और माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, और अदर हाईएस्ट पीक्स भी जो है वो नेपाल में। तो कौन कौन से है वो आपको कल याद करके रखनी है। फिर हमारी जो ट्रीटी, जो फ्रेंडशिप वाली ट्रीटी हुई थी ना नेपाल के साथ, वैसे तो देखो 1950 से है, ठीक है, मतलब मेडिवल पीरियड से भी है, और अगर हम बात करें एंशियंट पीरियड से भी, लाइक अगर हम बात करें जनकपुरी, ठीक है, और डायरेक्ट रामायण में भी एविडेंसेस मिलते हैं, मिथिला वाला जो रीजन हो गया। तो इसमें नेपाल के साथ हमारे कल्चरल और रिलीजियस, इकोनॉमिक, ये सभी लिंक है। लेकिन जो मॉडर्न रिलेशंस है ना अगर हम बात करें तो वो एंग्लो गुरखा वॉर के साथ शुरू होते हैं, और ब्रिटिशर्स ने आफ्टर द ट्रीटी ऑफ सगुली, ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि नेपाल में एक एम्बेसडर अपॉइंट कर दिया, और कुछ रीजन जो थे, लाइक अगर हम बात करें जो अपर वेस्ट बंगाल हो गया या जो अदर रीजन हो गया, उसको जो है वो नेपाल से टेक ओवर कर लिया। तो कहीं ना कहीं इंडिया ने जो है वो 1950 में जब दोस्ती कर ली नेपाल के साथ, तो उसके बाद वहाँ के जो राजा थे ना, महाराजा, उनको नेपाल में दोबारा से रूल करने के लिए जो बहुत सपोर्ट किया, यानी कि उनका रीएस्टेब्लिशमेंट करी। 1954 में वहाँ पे काफ़ी जो क्लैशेस चल रहे थे, तो यहाँ पर जो भारत की जो सरकार थी उन्होंने सपोर्ट किया नेपाल को, ताकि वहाँ के जो महाराजा है वो दोबारा से रूल कर सके, उनको सपोर्ट करा उसमें। देन उसके बाद एक पॉइंट और याद रखना है आपको कि यूनाइटेड नेशंस में ना 1955 में नेपाल को एज एन इंडिपेंडेंट नेशन ऐड करवाने के लिए बहुत एफर्ट जो है वो प्ले किए थे इंडिया ने। तो अगर नेपाल के पास यूनाइटेड नेशंस की आज अगर हम बात करें मेंबरशिप है, तो उसमें भारत का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस याद रखना कि यूनाइटेड नेशंस में 193 मेंबर्स है, और जो लेटेस्ट मेंबर बना है दैट इज साउथ सुडान। देन उसके बाद जो इंडिया के इंटरेस्ट है नेपाल में, ठीक है, एक तो ये पहला रहता है कि एज एन बफर, ठीक है, अगेंस्ट चाइना। सेकंड उसके बाद हिमालय नेचुरल डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। आज तक कभी भी हिमालय से कोई फॉरेन अटैक नहीं हुआ, हमेशा फॉरेन अटैक प्लेन एरिया से ही हुए, वेस्ट से खाइबर पास के थ्रू। हिमालयाज में पासिस है नो डाउट, लेकिन वो पासिस कनेक्टिविटी का काम भी करते हैं नो डाउट, लेकिन वो पासिस हर टाइम ओपन नहीं रहते। वो पासिस 6-5 महीने के लिए ओपन रहेंगे, बाकी सारे टाइम वो क्लोज रहते हैं, और बहुत रेयर जो है वो कोई फॉरेन अटैक जो है वो देखा गया है हिमालयाज की तरफ से। तो हिमालयाज क्या करते हैं, एक नेचुरल डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। थर्ड जो आपको याद रखना है दैट इज हाइड्रो पावर सेक्टर।
आज भी अगर हम बात करें तो भारत के बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नेपाल में चल रहे हैं इस टाइम पे। और इवन जो रिवर्स जो नेपाल से निकलती है भारत में एंट्री करती है, गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है, उनके ऊपर भी हमने बहुत सारे प्लांट्स लगा रखे हैं। तो इससे क्या है कि हमें जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए भी हेल्प मिल रही है, और हमारे जो नेपाल का रिलेशन है वो भी अच्छे चल रहे हैं। प्लस एक और भी आपको पॉइंट याद रखना है कि नेपाल ना अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली वो बनाता है ना, उसको बांग्लादेश को बेचता है। अब बांग्लादेश को इतनी दूर बेचेगा कैसे? तो हमने ना अपने एरिया से जो है वो परमिशन दे रखी है उसको ट्रेड करने के लिए। प्लस कोलकाता पोर्ट से भी जो है वो नेपाल ट्रेड कर सकता है। नेक्स्ट उसके बाद भूटान की अगर हम बात करें तो भूटान के साथ जो हमारी जो ये परपेचुअल पीस ट्रीटी हुई थी, ये हमारी हुई थी 1949 में। और नेहरू जी ने भी भूटान को विजिट किया था 1958 में, ठीक है। और जब नेहरू जी वहाँ पर गए तो उन्होंने भूटान का जो राजा था, उन्होंने पूछा कि सर आप तो नहीं नेक्स्ट कर लोगे चाइना की तरह, हमें बड़ी दोस्ती कर रहे हो, कहीं बदल तो नहीं जाओगे? तो नेहरू जी कहते हैं कि नहीं आप सर, आप डरो मत, हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे आपके इंटरनल मैटर में, और आज भी नहीं करते, और आज भी नेपाल हमारा भूटान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। देन उसका इंडिया और श्रीलंका की अगर हम बात करें तो हमारी कॉलोनी हिस्ट्री जो है वो सेम है, ठीक है, ऑलमोस्ट अगर हम बात करें। और इनिशियली क्या था कि श्रीलंका में ना कॉफ़ी टी वगैरह बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो यहाँ से ना तमिलनाडु वाले रीजन से जो प्लांटर्स को वहाँ लेकर बसाना शुरू कर दिया, जिनको कहा जाता है स्नेहलीज। अब ये स्नेहलीज अगर आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो 30 to 40% का जो है वो जो आपका नॉर्दर्न श्रीलंका है ना, वहाँ पर ये लोग रहते हैं। तो हुआ क्या कि जब श्रीलंका भी आज़ाद हो गया, ठीक है, 1948 में, श्रीलंका ने ना इंडिया के साथ दोस्ती नहीं करी शुरुआत में। वो शिफ्ट कर गया चाइना और पाकिस्तान की तरफ। उसको लगा कि चाइना और पाकिस्तान ज़्यादा अच्छे दोस्त है। क्यों? क्योंकि स्नेहलीज का डोमिनेशन था। स्नेहलीज जो है वो प्रॉब्लम थी एक, क्योंकि वो इंडियन ओरिजिन के वहाँ पे रह रहे थे, और जो श्रीलंका में लोग रहते थे वो कहते थे कि भाई इनको बाहर निकालो। तो इसकी वजह से श्रीलंका जो है वो चाइना और पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट कर गया, हमारी तरफ नहीं। लेकिन उसको जल्दी रियलाइज हो गया कि चाइना ज़्यादा लंबे समय तक रहता नहीं है कोई भी, और पाकिस्तान के पास तो कुछ है नहीं अपना। तो फिर 1956 में जो है वो जब नई सरकार बनी श्रीलंका में, तो उन्होंने भारत के साथ दोस्ती कर ली। अब दोस्ती कैसे करी? ऐसा होता है ना कि यार हम भी हिंट देते हैं कि चलो ठीक है यार, हमें उस पर्सन से बात करनी है तो हम कोई ना कोई ऐसा हिंट करते हैं, ठीक है। तो सिमिलर क्या हुआ यहाँ पे, चाइना जो आपका श्रीलंका था, इन्होंने भी एक हिंट दिया। कैसे? इन्होंने, जैसे भारत ने 1961 में गोवा को कंट्रोल किया ना, गोवा का सेशन हुआ, गोवा इंडिया का पार्ट बना, पुर्तगालियों से हमने टेक ओवर किया, तो श्रीलंका ने उसको सपोर्ट किया। श्रीलंका ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया सर। तो इससे हमें क्लियर पता चल गया कि श्रीलंका हमारे से बात करने के लिए इंटरेस्टेड है। तो फाइनली क्या होता है कि फिर श्रीलंका के साथ हमारे जो बायलैटरल रिलेशन है वो बनने शुरू होते हैं। और आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो लाइन ऑफ क्रेडिट के नाम पे भारत जो है वो इतनी सारी फैसिलिटीज श्रीलंका को प्रोवाइड करता है। इवन क्राइसिस के टाइम पे भी, जो अभी रिसेंटली श्रीलंका में क्राइसिस आए थे, ठीक है, जब वहाँ के जो लोग हैं वो भड़क गए थे अगेंस्ट सरकार के, और सरकार जो है वो फिर एक तरह से वहाँ पे जो प्रॉपर मैनेजमेंट है उसमें भी फेल हो गई थी एक तरह से। फिर तो यहाँ पे इंडिया ने सपोर्ट किया है। और नेहरू जी की जब डेथ हुई थी ना 28 मई को 1964 में, तो वहाँ पे श्रीलंका में नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर किया गया था। तो इससे ये क्लियर होता है कि हमारे कितने अच्छे जो है बायलैटरल रिलेशन बन गए थे, जो कि शुरुआत में बात भी नहीं कर रहे थे। देन उसका इंडिया और बर्मा के बीच में अगर हम बात करें तो 1949 में, ठीक है, इंडिया ने बर्मा को यानी कि म्यांमार को सपोर्ट किया था, जितने भी उसके इंटरनल चैलेंजेस थे उसको एड्रेस करने के लिए। और 1951 में जो है वो हमारी एक फ्रेंडशिप की ट्रीटी जो है वो बर्मा के साथ साइन हो गई थी। लेकिन बर्मा ना चाइना की तरफ चला गया। क्यों? क्योंकि चाइना के साथ भी बर्मा बॉर्डर शेयर कर रहा था, तो वो शिफ्ट कर जाता है चाइना की तरफ 1962 में। अब कैसे पता चला हमें वो चाइना की तरफ शिफ्ट किया? 1962 में जब इंडो सिनो वॉर हुई, यानी कि इंडिया चाइना के बीच में जब लड़ाई हुई, तो उस टाइम पे वैसे तो उसने कह दिया था कि मैं न्यूट्रल हूं, लेकिन इनडायरेक्टली चाइना को सपोर्ट कर रहा था। तो देखो श्रीलंका का हमें कैसे पता चला? श्रीलंका ने कहा कि सर गोवा को आपने टेक ओवर कर लिया, बहुत बढ़िया डिसीजन। हमें पता चला कि श्रीलंका हमारी साइड है, ठीक है। वहीं हमें जब यहाँ पता चला ना कि हमने, म्यांमार ने ये तो बोल दिया कि मैं न्यूट्रल हूं, मैं कोई कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन इनडायरेक्टली वो किसके सपोर्ट में था? चाइना के सपोर्ट में था। देन उसके बाद 1962 में, ठीक है, बर्मा में मिलिट्री रूल जो है शुरू हो जाता है,
और उसके बाद हमारे जो रिलेशंस थे वो बहुत ज़्यादा डिसरप्ट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। अभी भी अगर हम बात करें तो हमारा एक कलादान प्रोजेक्ट है, ठीक, कलादान प्रोजेक्ट है, इसमें हम नॉर्थ ईस्ट में जो है वो कनेक्टिविटी बना रहे हैं म्यांमार के थ्रू, जिसमें मल्टीपर्पज़ एक प्रोजेक्ट है। सी के रूट पहले हम बे ऑफ बंगाल के थ्रू कनेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद कलादान रिवर, और देन फिर हम जो है वो आगे हमारी टेरिटरी में पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ पर वहाँ पे जो मतलब मिलिट्रीज है, जो वहाँ पे मिलिटेंट ग्रुप है, उसकी वजह से जो है वो फिर ये जो है वो अभी प्रॉपर जो है वो प्रोजेक्ट चल नहीं पा रहा है। और इसके रिगार्डिंग ना इंडिया ने एक ऑपरेशन भी किया था, ऑपरेशन सनराइज। ये याद रखना, सनराइज एक एयर स्ट्राइक थी जो हमने इस रीजन में करी थी, इंडिया और म्यांमार के बीच में, ताकि एड्रेस किया जा सके। तो नेहरू जी की जो पॉलिसी थी ना ओवरऑल अगर हम बात करें तो उसमें एक सिग्निफिकेंस क्या रहता है जो हमें एग्जाम के लिए याद करके चलना है। तो देखो सबसे पहला तो ये कि वर्ल्ड लेवल पर ना हमारी एक आइडेंटिटी जो है वो बननी शुरू हो गई थी, क्योंकि हमने क्या किया, हमने अपने सभी दोस्त जो पड़ोसी थे उनके साथ दोस्ती कर ली। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रहती है, हम अपने डिसीजन खुद ले रहे हैं अपने आप, ठीक है। प्लस साथ में इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, हम किसी को सपोर्ट करें या ना करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि यूएस ने जब साउथ कोरिया के साथ मिलकर नॉर्थ कोरिया पर एग्रेसिव पॉलिसी को फॉलो किया तो हमने उसको कंडेम्ड किया, हमने उसको सपोर्ट नहीं किया। वहीं जब चाइना ने जो है वो नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करके साउथ कोरिया को वापस जो है वो 38 पैनल के नीचे भेजा, तो यूएस ने रेजोल्यूशन लाया यूनाइटेड नेशंस में कि चाइना अग्रेशन फॉलो कर रहा है, लेकिन हमने जो है वो इससे अब्सटेन किया, हमने सपोर्ट नहीं किया। रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमारी वर्ल्ड लेवल पर होने लगी, कहीं पे भी क्राइसिस हो रहे थे भारत को बोल रहे थे कि भारत एज अ मीडिएटर काम करेगा। तो ग्लोबल पीस जो है वो हम प्रमोट कर रहे थे, और हमने अपने फ्रीडम स्ट्रगल से भी यही सीखा था कि शांतिपूर्ण भाईचारे के साथ रहो, सब साथ में रहो, सब साथ में रहो, सबका साथ सबका विकास। ये भी आजकल जो है वो हमारा लिंक हो जाता है यहाँ से। फिर अब उसके बाद कुछ लिमिटेशन भी रहती है नेहरू जी के, अगर हम बात करें फॉरेन पॉलिसी में तो कुछ लिमिटेशन रहती है। पहला, कश्मीर इशू स्टिल पेंडिंग पड़ा है यूनाइटेड नेशंस में, अभी तो कोई जो है अच्छा फ्रूटफुल डिसीजन नहीं आया, ठीक है। चाइना वॉर का फेलियर, और जो चाइना वॉर का फेलियर था ना वो कहीं ना कहीं उनकी डेथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। वो जो सेटबैक उनको लगा ना कि चाइना ने अटैक कर दिया, यार कैसे अटैक कर दिया चाइना ने, वो तो हमारा इतना अच्छा दोस्त था। फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशंस की ना हमारे पास परमानेंट मेंबरशिप नहीं आ पाई। हमने आज भी हम कोशिश कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म करो और हमें परमानेंट मेंबरशिप चाहिए, तो वो नहीं, अभी भी नहीं मिली है। पॉसिबली अगर हम बात करें, एक पॉसिबिलिटी रहती है कि फ्यूचर में हमें जरूर मिलेगी। प्लस हमारी इनके टाइम पे जो अप्रोच थी ना वो इनवर्ड लुकिंग थी। इनवर्ड लुकिंग मतलब जो ग्लोबल इकोनॉमी थी उसके साथ हमने लिमिटेड एंगेजमेंट करी। नेहरू जी ने जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी उनको बचाने के लिए इंपोर्ट के ऊपर हाई टैरिफ ड्यूटीज लगानी शुरू कर दी थी। टैरिफ ज़्यादा लगाओ ताकि कंपटीशन क्रिएट करे और थोड़ी जो इंडियन इंडस्ट्रीज है उनको भी प्रोटेक्ट करे। तो ये फॉरेन पॉलिसी ग्लोबलाइजेशन के थोड़ा सा अगेंस्ट चला जाता है। प्लस जो रीजनल कॉपरेशन है वो बहुत लिमिटेड रहा है। रीजनली अगर हम बात करें तो अलग अलग स्टेट्स अलग डिमांड कर रही है, जैसे कि पहले आंध्र प्रदेश की डिमांड हुई कि आंध्र प्रदेश अलग से बनना है, तेलुगु स्पीकिंग पार्ट, फिर पंजाब हरियाणा के बीच में जम्मू एंड कश्मीर हो गया इशूज, नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया, तो रीजनल क्लैशेस चल ही रहे थे। तो ये एक चैलेंज रहता है। और प्लस रीजनल जो ये लिंक है इसको हम अपने जो है वो नेबर्स के साथ भी कर सकते हैं। लाइक जैसे म्यांमार के साथ हमारी दोस्ती नहीं हो पाई ढंग से, ठीक है, श्रीलंका के साथ हमारी बाद में दोस्ती हुई, नेपाल के साथ जो सॉरी पाकिस्तान के साथ जो हमारा इशू था वो स्टिल वैसे ही जो है वो चल रहा था, अभी भी उसका कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं निकला था। तो ये कुछ कंसर्न रहते हैं। देन उसके बाद अब हम बात करेंगे इंडिया चाइना के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कोशिश करेंगे कि इन डेप्थ समझेंगे इसको। आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो ये अगर ये इंडिया है, ठीक है, ये तिब्बत और ये हो गया चाइना। हमारा चाइना के साथ डायरेक्ट बाउंड्री शेयर ही नहीं होती थी अगर हम अपने एंशिएंट मिडिवल टाइम की बात करते हैं। मॉडर्न टाइम में तिब्बत को कंट्रोल करने के बाद चाइना के साथ हमारे डायरेक्ट बॉर्डर लगे, वरना चाइना अपने से बहुत दूर था, क्योंकि हमें पता था कि चाइना किसी का नहीं हो सकता। और चाइना जो है वो कॉलोनी था जापान की, ये भी याद रखना। हिस्टोरिकल फैक्ट की अगर हम बात करें तो हमारी जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है, और लिंक करती है कल्चर के साथ। जैसे आज के टाइम पे अगर हम बात करें, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, वो सिल्क रूट हुआ करता था पहले, जिसके ऊपर चाइना आज कह रहा है ना कि मैं यूरोप को कनेक्ट कर रहा हूँ, यूरोप एशिया को कनेक्ट कर रहा हूँ सी रूट से और लैंड रूट से। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कब शुरू किया था? ये BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना ने 2013 में, ठीक है, गुड।
तो ये जो सिल्क रूट था, इसमें अगर हम बात करें ट्रेड एंड कॉमर्स के थ्रू कनेक्टिविटी चल रही थी, कल्चरल एक्सचेंज चल रहा था और पीपल टू पीपल टाइज। चाइना भी भारत के थ्रू व्यापार करता था। और जो झेलम रिवर है ना, अगर हम बात करें पोरस, और एक साइड पोरस और दूसरी साइड अम्बी, इन दोनों के बीच में हर साल जो है वो एक स्पोर्ट्स इवेंट होता था। ये स्पोर्ट्स इवेंट में डिसाइड किया जाता था कि झेलम का जो व्यापार है उसके ऊपर किसका कंट्रोल रहेगा। तो भारत में अगर हम बात करें तो तिब्बत वाले रीजन से भी व्यापार होता था यहाँ पर, मतलब इस रूट के थ्रू, क्योंकि अगर आपको ट्रेड एंड कॉमर्स करना है तो जो एंशियंट ट्रेड रूट था, जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, उसके थ्रू जो है वो आप एशिया, सेंट्रल एशिया से यूरोप के साथ कनेक्ट थे। तो ये जो ट्रेड रूट्स थे, जो पासिस थे, इनके थ्रू हम चाइना के साथ भी कनेक्ट थे। और अगर हम बात करें यहाँ पे लाइक बुद्धिज्म, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बुद्धिज्म का एक्सपेंशन इंडिया से जो है वो चाइना में हुआ। और अगर हम बात करें फा हीन, ठीक है, चाइना से आए थे ये 402 एडी में, ठीक है, चाइनीज ट्रेवलर। और जब ये आए थे तो उस टाइम पे भारत का जो रूलर था दैट इज चंद्रगुप्त टू। इन्होंने काफ़ी सारे जो संस्कृत जो टेक्स्ट थे उनको जो है वो चाइनीज लैंग्वेज में जो है वो ट्रांसफॉर्म किया। और इनका जो अराइवल था वो लैंड रूट के थ्रू हुआ था, लेकिन वापिस जो है वो सी रूट के थ्रू गए थे। तो फाहीन किसके टाइम पे आया था? चंद्रगुप्त टू के टाइम पे। देखो ये क्वेश्चंस ना पेपर में पूछे जाते हैं, दैट्स वाई हम इसको यहाँ पर इन डेप्थ में डिस्कस भी कर रहे हैं, साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं, मतलब ताकि क्लियरली बने। फिर उसके बाद बोधि धर्म, बोधि धर्मन के नाम पे एक मूवी भी है, साउथ इंडियन मूवी, ठीक है। उसके बाद ही मुझे लगता है कि मुझे तो उसके बाद ही पता चला कि कोई ऐसा कंसेप्ट भी था, ठीक है। बोधि धर्मन एक साउथ इंडियन मॉन्क थे, ठीक है, जो चाइना ट्रैवल किए थे, यानी कि चाइना गए थे और फिर वहां पर इन्होंने मार्शल आर्ट को सिखाया वहां के लोगों को, प्लस साथ में जो फिलॉसफी थी उसको भी एक्सपैंड किया। तो ये कहा जाता है कि मार्शल आर्ट चाहे चाइना में एक्सपेंशन में बोधि धर्मन का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और हुइनसैंग की अगर हम बात करें उसके बाद नेक्स्ट, तो हुइनसैंग भारत आए थे, ट्रैवल टू इंडिया, किसके टाइम पे आए थे? हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे। हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे हुइनसैंग। और जब ये आए थे तो ये बहुत सारे स्क्रिप्चर्स बुद्धिस्ट के यहाँ से लेकर गए थे और कल्चरल टाइज भी जो है वो एंगेज होते हैं। प्लस इनकी जो राइटिंग है ना उसमें हिमाचल प्रदेश के बारे में भी पता चलता है। देन उसके बाद दोनों ही कंट्रीज, ठीक है, इंडिया और चाइना, दोनों ने ही जो है वो कॉलोनियल या फिर इंपीरियल चैलेंज जो फेस किया है और दोनों ही जो है वो इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट थी। इंडिया अगर हम बात करें तो ब्रिटिश कॉलोनी थी और चाइना की अगर हम बात करें तो वो जापान के अंडर था। देन उसके बाद अब हम बात करते हैं कि फिर चेंज कैसे आया, मतलब कल्चरली हम बात कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर ये जो अभी क्लैशेस हुए ये कहां से शुरू हुए? 1846 में जब फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई, उसके बाद जो लद्दाख रीजन था ना, ब्रिटिश ने कंट्रोल तो कर लिया लेकिन उसको हैंडओवर कर दिया राजा गुलाब सिंह को। प्लस साथ में ना दो बाउंड्री लाइंस बना दी तिब्बत के साथ, लद्दाख और तिब्बत दोनों आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब बॉर्डर रीजन डिसाइड करने के लिए दो बाउंड्रीज बना दी। पहली जो बाउंड्री थी ना वो थी जॉनसन लाइन। ये जॉनसन लाइन में ये कहा कि जो अक्साई चीन है ना ये भारत का हिस्सा है। कहानी यहां से शुरू होती है। तो अगर हम कहते हैं कि अक्साई चीन हमारा पार्ट है तो हम जॉनसन लाइन का रेफरेंस लेते हैं। देन उसके बाद यहां पर एक लाइन और आती है, ठीक है, दैट इज मैकडोनल्ड लाइन। और इसमें यह कहा गया कि ये तिब्बत का पार्ट नहीं है, यानी कि अक्साई चीन जो है, अक्साई चीन भारत का पार्ट नहीं है, ये तिब्बत का पार्ट है। अब चाइना इसको फॉलो करता है इनिशियली अगर हम बात करें। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1907 में एक इंडिया और आपका एंग्लो इंडिया रशिया, मतलब उस टाइम पे भारत की जो सरकार थी, ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट और रशिया की जो गवर्नमेंट थी, उनके बीच में एक फैक्ट साइन हुआ, एक कन्वेंशन साइन हुआ। उन्होंने कहा कि कोई भी ट्रीटी, कोई भी एग्रीमेंट अगर वो तिब्बत से लिंक करता है तो उसमें चाइना की मर्जी चलेगी, वहां के लोगों से हमें पूछना पड़ेगा, ऐसा जो उसमें कहा गया। देन हुआ क्या, उसके बाद 1914 में एक शिमला एग्रीमेंट होता है। इसमें ये डिसाइड करते हैं कि जो बॉर्डर इश्यूज है ना उसको एड्रेस कर लेते हैं चाइना के साथ, यानी कि ब्रिटिश इंडिया और जो चाइना है इनके बीच में जो भी बॉर्डर इश्यूज है उनको एड्रेस कर लिया जाता है। फाइनली क्या होता है कि मैकमोहन लाइन आ जाती है 1914 में, जो फाइनल रहती है। चाइना इसको एक्सेप्ट ही नहीं करता, बट लेकिन ब्रिटिश क्या करते हैं, चाइना ने इसको एक्सेप्ट किया ना किया, कमीशन लगाते हैं और लाइन परमानेंट कर देते हैं, क्योंकि उनकी चलती थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने पढ़ा था, अभी तक हमने डिस्कस किया कि नेहरू जी ने एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो किया और हमने क्या किया कि जो चाइना की तरफ
जैसे हमने बाकी सभी की तरफ जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, हमने चाइना की तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया। हमने कहा कि पॉलिसी ऑफ फ्रेंडशिप विद चाइना, ठीक है। और इसमें हमने साथ में सिंपैथी भी दी। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है यार, आपका भी फ्रीडम स्ट्रगल हमारी तरह ही फ्रीडम स्ट्रगल है अगेंस्ट टेम्परलिज्म, तो हम रिस्पेक्ट करते हैं आपके फ्रीडम स्ट्रगल की, जिस तरह से आप आज़ाद हुए, और हमने आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। तो दोस्ती हो गई, दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। इवन भारत जो है ना, पहला देश था वर्ल्ड में जिसने रिकॉग्नाइज किया था न्यू पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को। कब? 1 जनवरी 1950। तो मतलब हमारे अच्छे जो है वो दोस्ती चल रही है। फिर उसके बाद हुआ क्या, इवन नेहरू जी तो ये भी कहते थे, ठीक है, कि दोनों ने कॉलोनियल चैलेंजेस फेस किए हैं, ठीक है, और दोनों जो है वो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर डेवलपमेंट और डिग्रेडेशन ऑफ रिसोर्सेज, इनसे चैलेंज, ये सभी चैलेंजेस से फेस कर रहे हैं। मतलब दोनों के कॉमन चैलेंजेस है, तो दोनों को मिलकर जो है वो एक साथ जो है वो ग्रो करना चाहिए। हुआ क्या कि इसका हमें रेफरेंस कहाँ से मिलता है कि हमने चाइना के साथ दोस्ती करी है? कोरियन वॉर के टाइम पे यूएस का जो रेजोल्यूशन था ना कि चाइना ने एग्रेशन किया है साउथ कोरिया की तरफ, जैसा मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या होता है, अगर हम बात करें कि नॉर्थ कोरिया क्या करता है, साउथ कोरिया पे अटैक करता है। फिर साउथ कोरिया की मदद कौन करता है? यूएसए। यूएसए मदद करता है और वो नॉर्थ कोरिया पर अगेन अटैक कर देते हैं, ठीक है। और अटैक नहीं करते, इतना अटैक करते हैं कि यहां पर एक येलो रिवर थी, YALO, ठीक है, इसको यहां तक पहुंच जाते हैं, और ये चाइना की टेरिटरी थी। अब चाइना को लगा कि मेरी टेरिटरी में आ गई यूएस की फोर्सेस, चाहे वो बेशक नॉर्थ कोरिया की हो। चाइना ने एग्रेसिव पॉलिसी फॉलो करी और नॉर्थ कोरिया से जो भी जितनी भी आर्मी थी उसको 38 पैरेलल के नीचे ले गया। 38 पैरेलल इन दोनों नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच की बाउंड्री है। तो ये जो चाइना ने एग्रेसिवली इनको वापिस धकेला ना, इसके अगेंस्ट यूएस ने रेजोल्यूशन ले आया था, इंडिया ने इसको सपोर्ट नहीं किया। मतलब हमारी दोस्ती है चाइना के साथ, यहां से ये क्लियर हो रहा है। फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशंस में जब ये बातचीत चली ना कि भाई एशिया से किसको ले परमानेंट मेंबर के लिए, तो भाई हमने कहा कि चाइना को ले लो, हमने चाइना को सपोर्ट किया। बट लेकिन जो ये शिफ्ट हुआ ना, वो पंचशील एग्रीमेंट के बाद हुआ, और जब चाइना ने तिब्बत को एनेक्स किया ना, वो हम शॉक्ड हो गए कि भाई ये क्या कर दिया इसने। चल ठीक है, तिब्बत को एनेक्स किया, कोई बात नहीं, अपने रीजन को तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा, अपना तो वैसे ही चलता रहेगा। बट लेकिन जब तिब्बत को उन्होंने कंट्रोल कर लिया, उसके बाद उन्होंने बाउंड्री देखनी शुरू कर दी कि भारत के साथ कौन सी बाउंड्री टच कर रही है। तो एक वेस्ट फ्रंट, एक सेंट्रल इंडिया वाला हो गया, और दूसरा अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट यानी कि अरुणाचल प्रदेश रीजन, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, तो इस रीजन पर फिर अब क्लैशेस चलने लग गए और बहस होने लग गई कि कौन सा किसका एरिया है। बट हमने क्या किया, नेहरू जी ने क्या किया, 1954 में पंचशील का एग्रीमेंट साइन कर लिया, जिसमें हमने डिसाइड कर लिया कि ठीक है, पीसफुली रिस्पेक्ट करते हैं। और दलाई लामा को हमने असाइलम भी दे दिया था बाद में। पहले यहाँ पर कोशिश करी कि जब तिब्बत पर जो है वो चाइना ने कंट्रोल कर लिया, तो दलाई लामा वहां से फिर भारत में एंट्री करना चाहते थे, तो पहली बार तो परमिशन नहीं दी क्योंकि अपने तो दोस्ती थी चाइना के साथ। बट लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे 1957 में एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट ये आई कि अक्साई चीन के पास ना हाईवे बना दिया चाइना ने। अब हमारी जो सरकार थी इसको लगा कि भाई ये क्या कर रहे हैं, इस रीजन में हमने बात करी कि कोई नहीं आएगा, सब लोग म्यूचुअली रिस्पेक्ट के साथ रहेंगे, चाइना तो यहाँ पर डेवलपमेंट कर रहा है। तो हुआ क्या यहाँ पे, इससे जो है वो फिर डेंट पड़ गया रिलेशंस में। नेहरू जी ने भी क्या किया, नेहरू जी ने इवन ये कहा जाता है यहाँ पे, जब यहाँ पे हाईवे बना दिया तो उसके बाद एक ऑफर दिया चाइना ने नेहरू जी को, यानी कि हमारी गवर्नमेंट को, ये कहा कि आप अक्साई चीन ले लो, अरुणाचल प्रदेश दे दो। नेहरू जी ने मना कर दिया। अब नेहरू जी ने मना कर दिया, ये तो अपनी टेरिटरी पर पहुंच गए थे तिब्बत के बाद। 1959 में नेहरू जी ने कहा दलाई लामा जी आ जाओ, हमने असाइलम दे दिया ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। यहां पर ऐसा इसलिए कहा जाता है कि क्यों दिया, पहला कारण ये रहता है कि अगर दलाई लामा इन फ्यूचर तिब्बत को आज़ाद करवा लेते हैं ना, तो तिब्बत हमारा दोस्त बन जाएगा, क्योंकि हमने उनको उनके मुसीबत के टाइम पे सॉल्व की प्रॉब्लम कर, उनके जो प्रॉब्लम्स थे तो हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करी और उनकी हेल्प करी। तो फाइनली अगर तिब्बत को दलाई लामा चाइना से वापस ले लेते हैं तो अगेन चाइना दूर हो जाएगा और तिब्बत बफर की तरह काम करेगा। तो इसलिए 1959 में जो दलाई लामा थे उनको जो है वो हमने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर असाइलम दे दिया और वो धर्मशाला में। देन उसके बाद चाइना शुरू करता है एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, जिसको फॉरवर्ड पॉलिसी भी कहते हैं, और 1962 में कर जाता है एंट्री। और ये कहा जाता है कि थगला रिज जो था, इससे जब वो अरुणाचल प्रदेश में एंट्री हुआ था तो कहीं पर ये 15 किलोमीटर है, कहीं पर ये 20 किलोमीटर है, तो 15 से 20 किलोमीटर एंट्री कर गया था अरुणाचल प्रदेश में। बट लेकिन वापस भी खुद ही चला गया। अब इसके पीछे बहुत एक इंटरेस्टिंग कहानी रहती है। देखो,
चाइना ने यूनिलेटरल सीज कर लिया था और खुद ही अपने ट्रूप्स को वापस ले गया, बट लेकिन उसने अक्साई चीन को वापस नहीं किया, वो स्टिल उसके कंट्रोल में है। तो पॉलिटिकली हमारा पार्ट है, लेकिन कंट्रोल में किसके है? चाइना के। देन उसके बाद नेहरू जी क्या एक्शन लेते हैं यहाँ पे, मतलब नेहरू जी के अगेंस्ट सबसे पहले तो बात करते हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जब चाइना ने अटैक कर दिया ना, नेहरू जी उस टाइम पे लंदन में थे। उसके बाद जैसे ही वो भारत पहुंचे, वो चले गए कोलंबो, भारत में नहीं रुके। फिर उसके बाद वो मैसेज वो टाइप करके लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट कैनेडी को कि सर वॉर रुकवाओ, ठीक है, हमें आपकी हेल्प चाहिए, हमें मिलिट्री सपोर्ट चाहिए अगेंस्ट चाइना। बट लेकिन चाइना खुद ही वापस चला जाता है। फिर इसके बाद नेहरू जी के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, और पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था। और ये कहा भी जाता है कि ये जो चाइना का अटैक था ये एक सेटबैक था, और इसके बाद जो है वो उनकी डेथ भी हो गई थी। और ओवरऑल एक कहानी रहती है कि मतलब एक चाइनीज़ के विड्रॉल के बाद कि जब चाइना वापस चला गया, तो ये एक नॉर्मल सा एक लाइन बनती है कि चाइनीज ड्रैगन डिसअपियर, चाइनीज ड्रैगन डिसअपियर फ्रॉम साइट लिविंग बिहाइंड अ हार्ट ब्रोकन फ्रेंड। हमने तो दोस्ती करी थी, लेकिन हमें तो वॉर मिल गई। तो ये आप इस तरह से लिंक कर सकते हैं। इससे ना हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी इफेक्ट हुई। हम कह रहे थे कि हमने तो सूडान में दोस्ती करवाई, हमने इजिप्ट के क्राइसिस को सॉल्व किया, हमने इंडोनेशिया के क्राइसिस को सॉल्व किया, हमने म्यांमार को बोला कि आपको टेंशन नहीं लेनी, हम सपोर्ट करेंगे, हमने बर्मा को कह दिया भाई नहीं एनेक्स करेंगे, पर अपने ऊपर ही वॉर हो गया। और वो भी तब जब हमारा वो अच्छा दोस्त था, हमने सपोर्ट किया उसको यूनाइटेड नेशंस के लिए। अब इसका बदला कहाँ लिया? इसका बदला लिया 1971 की वॉर में। 1971 की वॉर में इंडिया पाकिस्तान जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी है, यूएसए और चाइना दोनों पाकिस्तान के साइड में थे, हम लोग अकेले थे। बाद में आया था रशिया सपोर्ट के लिए, लेकिन हमने दोनों को हराया। हमने इनडायरेक्टली जो है वो यूएस को भी डिफीट किया और चाइना को भी डिफीट किया। दोनों पाकिस्तान की मदद ही नहीं कर पाए थे, और हमने बांग्लादेश को आज़ाद करवा दिया। तो उस टाइम पे वो हमारी अचीवमेंट रही। फिर हमने कहा कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, अगर हम उसमें ये कहते हैं कि हम दोस्ती कर सकते हैं, तो हम ना देश भी बनवा सकते हैं नया। तो हमने नया देश बना दिया था। देन उसके बाद रिसेंट चैलेंजेस अगर हम बात करें जो कि हमारे रहते हैं चाइना के साथ, तो उसमें सबसे पहला रहता है टेरिटोरियल डिस्प्यूट। जैसे कि अगर हम बात करें साउथ चाइना सी, चाइना का एक्सपेंशन साउथ चाइना सी में कुछ नहीं था, छोटी सी कहानी रहती है। चाइना ने क्या किया कि जो उनका कूड़ा था ना सारा, वो चक्के सी में फेंकना शुरू कर दिया। फिर वहां पे उन्होंने डंपिंग जोन बना दिया। डंपिंग जोन इतना बड़ा बन गया कि वहां पे हेलीपैड बना दिया, फिर वहां पे आर्मी भेज दी। तो ऐसे छोटे छोटे टापू बनाकर वो साउथ चाइना सी में कहता है कि ये मेरा रीजन है, ये मेरा रीजन है, मेरा रीजन। इससे परेशान कौन हो रहा है? फिलीपींस। देन उसके बाद जो हिमालयन रीजन है इसके ऊपर क्लेम। अब मैं ना इंडिया की पॉलिसी बताता हूँ जो अभी रिसेंटली चल रही है टेरिटोरियल जो साउथ चाइना सी को लेकर। शायद आपने ध्यान दिया होगा कि जितने भी जो हमारे ये जो आसियान नेशंस है ना, जो कि साउथ चाइना सी में है, ये ना भारत से वेपन खरीद रहे हैं, जैसे ब्रह्मोस, ठीक है। तो अभी फिलीपींस ने ली, क्यों? हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी जो हमारे ये पड़ोसी देश है ना जो साउथ चाइना सी में, इनको सपोर्ट कर रहे हैं मिलिट्री के थ्रू, ठीक है। हम जो डिप्लोमेटिक लेवल पर सपोर्ट कर रहे हैं, और फिर चाइना को काउंटर करने की प्लानिंग हो रही है। तो ये भी एक डिप्लोमेटिक वे है कि जो परेशान है उनकी मदद करो। डेफिनेटली क्या है कि हम जो चाइना को जो है वो काउंटर कर सकते हैं। देन उसके बाद एक और जो चैलेंज चल रहा है दैट इज डेट ट्रैप स्ट्रेटजी। मतलब क्या है, चाइना की एक पॉलिसी है, कोई भी कंट्री है, ठीक है, जैसे श्रीलंका, ठीक है, नॉर्मली बात करते हैं, श्रीलंका के कुछ पोर्ट चाइना के पास है। चाइना कहता है आपको लोन चाहिए, मेरे से ले लो। श्रीलंका बोलेगा कि सर 5% इंटरेस्ट रेट दे रहे हो, बहुत ज़्यादा है, चलो कोई नहीं 2 में दे देना। मतलब इतना पैसा दे रहा है इस टाइम पे चाइना कि उससे क्या हो रहा है कि डेट ट्रैप बन रहे हैं। पैसा इतना सारा दे देंगे, ठीक है, बेशक चाहे इंटरेस्ट रेट कम है, लेकिन वापिस कैसे करेंगे? तो वापिस नहीं कर पाते, तो चाइना क्या बोलता है, भाई ये रीजन मेरे लिए होगा, मेरे पास होगा 100 साल के लिए, जैसे हम्बनतोता पोर्ट। तो ये भी एक्सटेंशन पॉलिसी चली है। प्लस उसके बाद चाइना की जो ट्रेड पॉलिसी है ना, वो डंपिंग पॉलिसी है। अगर हम बात करते हैं कि एक लग्जरी गुड 100 रुपए का बन रहा है, ठीक है, तो चाइना क्या करेगा, 10-10 के वैसे ही जो है वो 10 बना देगा और उसको मार्केट में फेंक देगा। और आज अगर हम बात करें तो शायद
हम जो है वो चाइनीज गुड से घिरे हुए हैं, ये भी एक फैक्ट है। देन उसके बाद जो ये ना जो कंसेप्ट रहता है चाइना का, चाइना जो क्लेम करता है वो 5 फिंगर्स पॉलिसी चलती है उसमें, जैसे कि लद्दाख वाला रीजन एक, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, तो ये रीजन पर क्लेम रहता है चाइना का। और डिस्प्यूट अगर हम बात करें तो वाटर के रिगार्डिंग भी है। चाइना ने ब्रह्मपुत्र के ऊपर अभी नया डैम बनाना शुरू कर दिया, तो उसने पानी रोकना शुरू कर दिया है। अगर चाइना जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर का पानी रोकेगा तो हमारे पास कम पहुंचेगा, तो ये भी एक चैलेंज बना हुआ है। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज भी काफ़ी चल रहे हैं, साइबर अटैक, ठीक है। एक बार न्यूज़ में आया भी था कि जो मालवेयर अटैक हुआ है ये कहीं ना कहीं चाइना से लिंक कर रहा है। कोविड-19 वुहान लैब जहाँ से वायरस जो है वो बाहर आया था, तो ये भी रहता है। ट्रेड इम्बैलेंस, हमारा चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट है। क्या होता है ट्रेड डेफिसिट? पारुल मैम, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? सर जो जब सर कंट्री की जो टोटल वैल्यू होती है इंपोर्ट्स की वो एक्सीड कर जाती है rather than its एक्सपोर्ट। ठीक है, जब हमारा इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो दैट इज ट्रेड डेफिसिट। ओके, तो ये कुछ चाइना के साथ कहानी रहती है। और अभी हम चाइना, अगर हम बात करें कि जब ये रिसेंट चैलेंजेस हो गए तो भारत का क्या रिस्पॉन्स रहता है इसमें, तो पहला तो रिस्पॉन्स रहता है ग्लोबल अलाइंसेस, जैसे क्वाड। कितने मेंबर्स है क्वाड में? कौन कौन मेंबर है क्वाड में? ज्योति मैम। सर 4 मेंबर्स हैं, यूएसए, यूके, इंडिया और रशिया। शाबाश, ऑस्ट्रेलिया भी है। 5 हो गए। यूके नहीं है सर। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान। फिर तो 5 हो गए। तो मैम आप रिवीजन कर रहे हो या ना? करेक्ट करो इनको। सर इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। यूके नहीं है। नो सर। ठीक है, I2U2 में कौन कौन है? किसमें सर? I2U2। अंकिता मैम। I2U2 ग्रुप में कौन कौन है? सर इंडिया है, इजराइल, इंडिया, इजराइल, इंडिया, इजराइल, यूएसए, और यूएई। यूएई। ठीक है, तो ये जो ग्रुप्स है, अलाइंसेस, इनके थ्रू काउंटर कर रहा है। इंडिया इस टाइम पे वेस्ट नेशंस का भी पार्ट है, वेस्ट जो ग्रुप्स है उनका भी पार्ट है, और ईस्ट में जो है उनका भी पार्ट है। प्लस साथ में जो हमारी कनेक्टिविटी है, अगर हम बात करें मिडल ईस्ट के साथ, लाइक हमने जो है वो यूरोप के साथ कनेक्टिविटी के लिए हमने एक जो है वो इनिशिएटिव शुरू किया था, दैट इज इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये भी चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने के लिए। प्लस ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, हमने कुछ 53 के राउंड ऐप्स को भी बैन किया था चाइना की, और काफ़ी अदर प्रोडक्ट्स को भी बैन कर रखा है, रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, विलेजेस जो बॉर्डर रीजन में है उनके डेवलपमेंट के लिए इनिशिएटिव। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, टनल्स बना रहे हैं, ठीक है, और अदर रोड्स वगैरह को जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं बॉर्डर रीजन में। प्लस साथ में हमारे सॉफ्ट नेचर पॉलिसी, जो अदर कंट्रीज है जैसे कि साउथ ईस्ट नेशंस, उनके साथ हमारे जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस, बायलेटरल रिलेशंस, हम उनको और स्ट्रांग बना रहे हैं और स्ट्रेंथन करना है। जैसे फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस प्रोवाइड करी, तो आप इसको एज एन एग्जांपल लिख सकते हैं। देन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं, ठीक है, यही फेज में 1951 से लेकर 64 के बीच में, तो एक तो रहता है कि डच जो है वो रिकॉलोनाइज करने का प्लान कर रहे थे इंडोनेशिया को। हमने उसके अगेंस्ट वॉइस रेज करी, हमने कहा कि ये गलत है, और जो इंडोनेशिया की जो नेशनल गवर्नमेंट थी हमने उसको सपोर्ट किया। साउथ कोरिया की जो कोरियन वॉर थी, ये तो आई थिंक अब आपको हमेशा याद रहेगी। एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज सुएज कनाल क्राइसिस। ये 1956 में हुए थे। कहानी क्या रहती है, ये सुएज कनाल काफ़ी फेमस थी,
ठीक है। और अगर हम बात करें मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, ठीक है, जो कनेक्टिविटी कर रहा है रेड सी के थ्रू और रेड सी और मेडिटेरियन सी को। आर्टिफिशियल है ये ना, इजिप्ट का पार्ट है, और इजिप्ट क्या करता है, इसको नेशनलाइज कर देता है। वो कहता है कि मेरी टेरिटरी में है, मेरा हिस्सा ये। यूके और फ्रांस क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि इंटरनेशनल बनाया जाए इसको, सुएज कनाल एक इंटरनेशनल रहे। लेकिन जो ये क्लेम था ना इजिप्ट का कि उसने इसको नेशनलाइज किया, भारत ने इसको सपोर्ट किया। भारत ने कहा कि नहीं भाई ठीक है, सुएज कनाल जो है वो इजिप्ट की टेरिटरी में आती है। लेकिन फ्रांस क्या कर रहे, फ्रांस और यूके ये कोशिश कर रहे थे कि ये क्या होना चाहिए, ये पार्ट बनना चाहिए किसका, इंटरनेशनल कम्युनिटी का, सबका होना, सबका हक रहेगा इस पे, इजिप्ट का नहीं। हुआ क्या यहाँ पे, फ्रांस और ब्रिटेन ने ना इजराइल को बोला कि भाई अटैक कर दे, किसके ऊपर, इजिप्ट के ऊपर। ये करेक्ट कर लेना यहाँ पे, इसको इजिप्ट होगा कि इजिप्ट पे जो है वो अटैक कर दे। ये जो अटैक था ना इजराइल का इजिप्ट के ऊपर, इसको कंडेम्ड यूएस ने भी किया था और यूनाइटेड नेशंस ने भी। वहां पे जब रेजोल्यूशन आया ना, तो नेहरू जी ने या जो भारत की जो सरकार थी उनने इसके अगेंस्ट जो है वो, मतलब लाइक जैसा होता ना कि अप्रूवल, जब वहां पर आया कि ये गलत है, तो नेहरू जी ने या हमारी जो सरकार थी उसने सपोर्ट किया कि हाँ ये गलत डिसीजन है, और इसको नेक्ड एग्रेशन कहा है नेहरू जी ने। और इसका जो रिजल्ट रहता है वो ट्रूप्स ना विड्रॉल हो गए थे, पीसफुली सेटलमेंट कर दी गई थी, और ये कह दिया गया था कि इजिप्ट जो सुएज कनाल है वो इजिप्ट की जो वो नेशनल टेरिटरी है। देन उसके बाद एक छोटा सा इरा और पढ़ते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, मतलब जो हमारे लिए रेलेवेंट है इसमें वो है कि सेकंड, या अगर हम बात करें इंडो पाक वॉर, उसको हम यहां पढ़ेंगे। तो शास्त्री इरा 1964 से लेकर 66, नेहरू जी की डेथ के बाद केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने थे गुलजारी लाल नंदा, जेएल नंदा, ठीक है, ये बने थे। अभी उसके बाद ना, जैसे हमने मिडिवल फेज में देखा था ना कि एक राजा मर गया तो दो कंटेंडर आ गए, तो वैसे यहां पर हुआ कि प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे तो दो पर्सन आ गए, एक लाल बहादुर शास्त्री और दूसरे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई चाहते थे कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, बट लेकिन उनको एक ग्रुप ने सपोर्ट नहीं किया, दैट इज सिंडिकेट ग्रुप। ये सिंडिकेट ग्रुप कौन था, जो नॉन हिंदी ग्रुप थे, मतलब जो साउथ इंडियन लोग जो आपके लीडर्स हो गए, लाइक अगर हम बात करें के कामराज, एस के पाटिल या एन एस रेड्डी, इन्होंने सपोर्ट नहीं किया मोरारजी देसाई को। और फाइनली क्या होता है कि लाल बहादुर शास्त्री जो है वो सेकंड प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 1964 से लेकर 66 तक। तो इनके टाइम पे बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे थे और उनको हम डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहला अगर हम बात करें कि इंडिया चाइना को जो युद्ध हुआ था 1962 का, उसमें हमारे पास जो है वो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बहुत हर्ट किया था। बॉर्डर डिस्प्यूट भी स्टिल वैसे ही पेंडिंग पड़े थे और वॉर की वजह से बहुत नुकसान होता है। तो एक तो ये चैलेंज था। उसके बाद दूसरा, जब लड़ाई हुई तो थर्ड जो 5 ईयर प्लान था वो फेल हो गया। अभी समझ नहीं आ रहा था कि करें क्या, ऊपर से एग्रीकल्चरल क्राइसिस चल रहे थे, ड्रफ आ गया था, मॉनसून अच्छी नहीं हुई। तो जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर बने तो उस टाइम पे, मतलब ये एक और फैक्ट है, जितने भी ऐसे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बने हैं ना इमीडिएटली, लाइक अगर क्राइसिस के टाइम पे, उस टाइम पे एग्रीकल्चर अच्छा हुआ ही नहीं है एक्सेप्ट कोविड-19 के टाइम पे मॉनसून बहुत अच्छी हुई है, इसलिए एग्रीकल्चर जो है वो हम देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में पॉजिटिव ग्रोथ। एक तो ये पॉइंट याद रखना। तो इस टाइम पे यहाँ पे ड्रफ था इसलिए एग्रीकल्चर अच्छा नहीं हुआ, फूड शॉर्टेज हो गई। अब समझ नहीं आया अब करे क्या, ऊपर से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, इंडस्ट्रियल क्राइसिस भी थे। चलो ऐसा रहता है कि चल एग्रीकल्चर अच्छा नहीं हुआ तो ठीक है भाई, लोग इंडस्ट्री में काम कर लेंगे, लेकिन अपने पास तो इंडस्ट्री भी डेवलप नहीं थी। अब क्या किया जाए, क्या सोल्यूशन ढूंढा जाए। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे लॉ एंड ऑर्डर भी क्राइसिस थे, तो पॉलिटिकल जो क्राइसिस थे, इनको सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ जो है वो इनिशिएटिव लेकर आना है। तो यहाँ पर जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जी क्या करते हैं, जय जवान जय किसान का जो है वो नारा लेकर आते हैं। फिर जितने भी जो चैलेंजेस थे ये, लाइक जो रीजनलिज्म की जो है वो वेव स्प्रेड हो रही थी, या फिर जो लैंग्वेज से रिलेटेड चैलेंजेस थे, या फिर जो लॉ एंड ऑर्डर के रिगार्डिंग चैलेंजेस थे, या फिर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड चैलेंजेस थे, लोगों में ना जोश आना शुरू होता है। तो फिर ऐसे नहीं कहा जाता कि भारत की जो आर्मी है वो मतलब इतनी स्ट्रांगेस्ट आर्मी है कि वो भूखे भी लड़ जाते हैं। वो इस नारे ने इतना जो है वो, जो स्लोगन था, इसने इतना जो है वो जोश जो है वो दिया कि जो हमारे सिपाही थे वो भूखे ही लड़ने तैयार हो गए थे कि हम अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर लेंगे। देन फिर जब यहाँ पर ये तो एक पॉइंट रहता है रिगार्डिंग द कि जो हमारे
सोल्जर्स हो गए, ठीक है, इंडियन आर्मी हो गई, जो इंडियन नेवी हो गई, इंडियन एयरफोर्स हो गई। लेकिन जो इंडियन जो किसान थे ना, जो फार्मर्स थे, उन्होंने भी कहा कि कुछ भी हो जाए, चलो ठीक है एग्रीकल्चर सूखा है लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। और फिर यहाँ से बेस बनता है ग्रीन रेवोल्यूशन का। हुआ क्या, 1963 में चाइना ने ना पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया जो कश्मीर इशू था इसके ऊपर। अब क्यों किया, इसका कारण क्या रहता है? इसका कारण यह रहता है कि शेख अब्दुल्ला ने सपोर्ट किया जो भारत सरकार ने लैंड रिफॉर्म्स किए जम्मू कश्मीर में। पहला तो ये इशू हो गया एक, कश्मीर को, जो कश्मीर इशू है उसको सपोर्ट किया चाइना ने। जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो कश्मीर इशू रेज करता है, पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया चाइना ने। ठीक है, मतलब कश्मीर इशू पर पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया चाइना। पहला कारण था। क्यों? जो लैंड रिफॉर्म्स जम्मू एंड कश्मीर में किए हमारी सरकार ने, भारतीय सरकार ने, वो पाकिस्तान को पसंद नहीं आए। और जो शेख अब्दुल्ला थे ना, उन्होंने तो सपोर्ट किया था। शेख अब्दुल्ला जो है वो नेहरू जी के दोस्त भी थे, बहुत अच्छे, ध्यान में रखना। फिर उसका सेकंड इशू क्या रहता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जनसंघ के फाउंडर, ये क्या कहते हैं कि कश्मीर इंटीग्रल पार्ट है भारत का और वहां पर वन नेशन वन फ्लैग होना चाहिए। और प्लस साथ में कहते हैं कि 370 को हटाओ। और ये एक रैली ऑर्गेनाइज करते हैं। अब ये रैली ऑर्गेनाइज करते हैं, इससे लॉ एंड ऑर्डर इफेक्ट ना हो, शेख अब्दुल्ला क्या करते हैं, इनको अरेस्ट कर लेते हैं। एसपी मुखर्जी को अरेस्ट कर लेते हैं। और अरेस्ट तो करते करते हैं लेकिन इनकी डेथ हो जाती है जेल में। अब कहा तो ऐसा जाता है कि इनकी डेथ नेचुरली हुई थी, पर जेल के अंदर इनकी डेथ हो गई। अब नेहरू जी इनसिक्योर फील करते हैं, उनको लगता है कि भाई आवाम भड़क ना जाए कहीं। पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड, उसके बाद इनको ये लग रहा था कि शेख अब्दुल्ला कहीं ना कहीं चाइना के साथ दोस्ती कर सकता है, तो उसको रिप्लेस कर देते हैं गुलाम मोहम्मद बख्शी के साथ। बख्शी साहब क्या करते हैं नेक्स्ट, उसके बाद आगे 1954 में इंडिया के साथ ऑफिशियली एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं इंटीग्रेशन का। तो अब कश्मीर जो है वो भारत का परमानेंट पार्ट, जम्मू एंड कश्मीर 1954 में बख्शी साहब करते हैं, अब्दुल्ला नहीं करते। उसके बाद नेक्स्ट, अब इंटीग्रल पार्ट हो गया, पाकिस्तान शांत तो नहीं रहेगा, पाकिस्तान कुछ ना कुछ तो करने की सोचेगा। तो पाकिस्तान पहले एक ऑपरेशन लेकर आता है जिसका नाम था डेजर्ट हॉक। सॉरी नहीं, पहला ऑपरेशन जो लेकर आता है पाकिस्तान, दैट इज डेजर्ट हॉक। उसमें क्या होता है कि जो रन ऑफ कच्छ वाला जो रीजन है ना, ठीक है, इसको कंट्रोल, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन कंट्रोल इंडिया के पास था। तो यहां पे ना पाकिस्तान क्या करता है, अटैक करना शुरू कर देता है और क्लेम करता है कि मुझे 9100 किलोमीटर का एरिया चाहिए। यूएस एंट्री करता है, सॉरी यूके, यूनाइटेड किंगडम, वो एंट्री करता है, इंटरवीन करता है, एक ट्रिब्यूनल अपॉइंट करता है और ये कहता है 1968 में कि कुछ एरिया दे दो। तो 9100 किलोमीटर की जो डिमांड की गई थी ना, हम सिर्फ 910 किलोमीटर एरिया देते हैं, बाकी नहीं देते। उसके बाद 1965 की वॉर शुरू हो जाती है। अब देखो, ये जो यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट बनाया था, पाकिस्तान कहीं ना कहीं मौका ढूंढ रहा था और उसको यहाँ पर भी सेटबैक मिला था कि सिर्फ हमने तो 9100 किलोमीटर मांगा था लेकिन भाई 910 दे दिया, इतना ही कम में छोड़ दिया। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि पाकिस्तान प्लानिंग करना शुरू करता है। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं। वो क्या कहते हैं कि हम एक ऑपरेशन गिलबर्ट करते हैं, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ एक इमेजिनेशन है। इन्होंने कहा कि हम ना 30,000 जो है वो इन्फिल्ट्रेटर्स को भेज देंगे कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में, और फिर वो क्या करेंगे वहां पर जो है वो जनरेट करेंगे रेवोल्यूशनरी फेवर। मतलब इनका ये माना था कि हम क्या करेंगे, कश्मीरियों को जाके भड़काएंगे, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको भड़काएंगे भारत के अगेंस्ट, फिर वो हमें सपोर्ट करेंगे, ठीक है, और फिर हम कश्मीर को आजाद करवा लेंगे इंडिया से। ये एक इमेजिनेशन थी, ये आज भी इमेजिनेशन और कभी कामयाब हो ही नहीं सकती। देन उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि वो एक ऑपरेशन शुरू करते हैं, दैट इज ऑपरेशन अखनूर। यहां पर वो प्लानिंग करते हैं कि हम क्या करेंगे, अखनूर रीजन को कैप्चर कर लेंगे और उसके बाद फिर जम्मू एंड कश्मीर को रेस्ट ऑफ द नेशन से अलग कर देंगे। अब इंडिया भी शांत थोड़ी ना रहने वाला था, उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसी प्लानिंग कर रहे हो, रुको तुम्हें बताते हैं अभी। तो यहां पर क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, पंजाब साइड से अटैक करना शुरू कर देते हैं लाहौर के ऊपर और फोर्स करते हैं कि अखनूर से जो ट्रूप्स वहां पे भेजे थे पाकिस्तान ने उसको वापस बुलाए। अब यहां पे ना 1965 के टाइम पे यूएस भी हमें सपोर्ट नहीं करता, हमारे पास अनाज नहीं है, हमारे पास एग्रीकल्चर क्राइसिस चल रहे हैं, ऊपर से PL 480 भी प्रोवाइड करने से मना कर दिया, सस्पेंड कर दिया, नहीं आएगा भारत में। यूएस ने हमें सपोर्ट नहीं किया। यूएसएसआर,
यूएसएसआर ने क्या कहा कि अगर चाइना एंट्री करता है, पहला पॉइंट, अगर चाइना एंट्री करता है पाकिस्तान की साइड से तो यूएसएसआर ने बोला मैं इंडिया के साथ खड़ा हूं, तो चाइना नहीं आएगा। लेकिन हमारी आर्मी, वो था ना स्लोगन की जय जवान जय किसान वाला, ऑलमोस्ट हम लाहौर तक कैप्चर करते पहुंच गए थे। वो तो यूएसएसआर ने कहा कि भाई रुक जाओ, पाकिस्तान रोज आएगा। तो यहां पे तकरीबन ये कहा जाता है कि 1920 हमारे बॉर्डर से 1920 किलोमीटर अंदर पहुंच गए थे हम, हमारी आर्मी कैप्चर करते हुए। बट लेकिन फिर उसके बाद यूएसएसआर ने क्या क्या सीज फायर करवाई, और जो भी, ठीक है, लाइक सीज फायर के बाद क्या होता है, ताशकंद एक एग्रीमेंट होता है, और इस एग्रीमेंट के थ्रू ये कहा जाता है कि जिसने जिसकी जो टेरिटरी कैप्चर करी है उसको वापस करे, ठीक है। कोई भी एक दूसरे के जो मैटर्स है उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर कश्मीर इशू भारत का इंटरनल मैटर है तो पाकिस्तान उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। प्लस साथ में कहा कि भाई जिसने जो जिसके लोग पकड़ रखे हैं, जिसके सोल्जर्स पकड़ रखे हैं उसको वापस करो। और साथ में ये भी कहा कि क्या दोनों आपस में लड़ रहे हो, दोनों भाईचारे प्यार से रहो, रिस्पेक्ट से रहो, और ट्रेड एंड कॉमर्स को कंटिन्यू करो। एक फैक्ट यहां पर याद रखना है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई थी ताशकंद में ड्यू टू हार्ट अटैक, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। ये भी एक मिस्ट्री है। अभी इनकी जो लीगेसी है उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज बेस फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन, और सेकंड उसके बाद जय जवान जय किसान। देन उसके बाद लास्ट टॉपिक एक छोटा सा डिस्कस करते हैं, 3 रूलिंग प्लान 1966 से लेकर 1969 के बीच में। इनको हॉलीडे प्लान भी कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि हॉलीडे प्लान कब से कब तक हुए थे और कितने थे। ग्रीन रेवोल्यूशन इस टाइम पे आया था, और ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था कि न्यू स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट किया था, जिसमें हमने हाई यील्डिंग वैरायटीज को लेकर आए थे। पंजाब, वेस्टर्न यूपी और हरियाणा में सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन को शुरू किया गया था। देर आफ्टर अगर हम बात करें तो एक्सपैंड किया था सेकेंड फेज में ईस्टर्न यूपी की तरफ। और जो आपका यहाँ पर इसमें अगर हम बात करें न्यू स्ट्रेटजी में, तो देखो एक तो हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो है वो एक्सेसिव लेवल पर यूज किया, प्लस साथ में यहाँ से क्या हुआ कि हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर था। प्लस एक पॉइंट और याद रखना है कि 1969 में ISRO बना है, और अभी प्रेजेंट टाइम पे ISRO के चेयरमैन कौन है? वी नारायण, ठीक है, ओके। तो फिर यहाँ से स्पेस रिसर्च की तरफ भी हमारा फोकस रहता है, स्पेस रिसर्च और डेवलपमेंट। और हमने कहा कि हम सिर्फ पॉलिटिकली इकोनॉमिकली जो है वो डिप्लोमेटिक लेवल्स पर नहीं चलेंगे, हम स्पेस डिप्लोमेसी भी शुरू करेंगे, ताकि जो डेवलपिंग नेशंस हैं हम उनको हर तरह से सपोर्ट कर सकें।